हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और चैप्टर के ऊपर जो कि है सेट थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये देखा जाए तो, पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे मैथमेटिक्स के रिलेशन के हिसाब से। मैथमेटिक्स के रिलेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो बेसिकली होता है वो बहुत जगहों पे होता है, बहुत अलग अलग जगह पे इस चैप्टर का यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली सेट का यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं, सेट का यूज बाकी जगह पे भी होता है, और सेट हम लोग कैसे करके जानेंगे और किस तरह से जानेंगे, इन्हीं सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कहां पे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन्हीं सब बातों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा कि सेट थ्योरी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके डेफिनेशन से। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो चैप्टर है क्या चीज। तो नॉर्मली अगर हम आप लोग से पूछे कि व्हाट इज सेट, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? ठीक, तो आप लोग के पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब आप लोग डेफिनेशन पढ़ के बोलिएगा कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि डेफिनेशन बोल रहा है। पर आप लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है हमेशा से कि आप लोग सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए अपने लैंग्वेज का यूज करिए। आपको क्या समझ में आता है सेट का मतलब? ठीक है, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपको क्या समझ में आता है कि सेट क्या होता है, आप क्या जानते हो सेट, आप कैसे रिलेट कर सकते हो सेट को, इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा सेट क्या है। ठीक है, देखिए सेट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज को एक सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना या एक सिस्टमेटिक वे से रखना इज नोन एज सेट। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या फ्रिज में कपड़े रखते हैं? ऑब्वियस बात है, नहीं, फ्रिज में रखते हैं साग सब्जी पानी खाने पीने का सामान वगैरह वगैरह, जो कि आप लोग सेफली रखना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक, आप लोग बर्तन वाले जगह पे क्या रखते हैं? बर्तन रखते हैं। अब आप लोग बर्तन वाले जगह पे थोड़ी ले जाकर फ्रिज को रख देते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट। मसाले के जगह पे मसाला रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक है, कपड़े के जगह पे कपड़ा रखते हैं। दिस इज कॉल्ड सेट। ठीक है, ये सभी चीज क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जो भी हमारे आसपास है, उन सभी चीजों का कुछ ना कुछ सेट है। दैट मीन्स हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा अरेंज करके लिखा गया है। जैसे अगर हम लोग न्यूमेरिकली पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकली हमारे पास 1 से लेकर 100 तक सेट। अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं तो A से लेकर Z तक एक सेट। क्या आप A से लेकर Z तक ऐसे पढ़ोगे? A B C D 1 2 3 4 5 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे पढ़ेंगे क्या सेट? ये नहीं है सेट। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे मिक्सअप हो गया। आप एक पर्टिकुलर चीज को एक जगह पे रखना इज नोन एज सेट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक, अब आते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर कि इसका डेफिनेशन क्या बोलता है सेट का, जो कि हम लोग के मैथमेटिकल टर्म में यूज होता है। तो देखिए डेफिनेशन जो बोला जाता है, आप लोग शुरुआत से जानते हैं, पहले वीडियो से ये चीज समझ रहे हैं कि हम डेफिनेशन को उतना ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहते हैं, हम थ्योरी पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमको अपने लैंग्वेज में समझना चाहिए, हमको बच्चे से उसका लैंग्वेज चाहिए। दैट मीन्स हमको बच्चे के अंदर क्या है, उस चीज को लेके, उस टॉपिक को लेके क्या उसके अंदर है, दिस इज, ठीक है, हमको वो चीज, उसका वो पॉइंट चाहिए कि वो क्या नया चीज, वो क्या कुछ नया बोल रहा है। ये लिखी हुई बातों को तो सभी बोल सकता है, हम भी पढ़ के रिपीट कर देंगे, सेट हो गया देन, ठीक है, दैट्स इट। सेट का डेफिनेशन बोल दिए, बस हो गया, खत्म सेट। तो ऐसा थोड़ी होता है। हम रिलेट कहां पे कर रहे हैं, यही है। बहुत सारे बच्चों को कहना है कि मैथ्स बहुत टफ है, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन। आप जितने अच्छे से रिलेशन को यूज करोगे, आप जितने अच्छे से दूसरे चीजों से रिलेट करोगे, उतना इजी है। हम कोई भी सब्जेक्ट को इसके खिलाफ रहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट टफ है। हम बल्कि इस बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट टफ या इजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं वो इजी है। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ रहे हैं, लेस इंटरेस्टेड होकर पढ़ रहे हैं, तो वो टफ है। तो ये हमारे पास होता है पढ़ने का तरीका, और आज हम लोग जानेंगे इसमें इस चीज के बारे में। तो चलिए टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं सेट के डेफिनेशन से। तो देखिए
सेट का डेफिनेशन जो हमारे पास बताया गया वो क्या बताया गया, बोला गया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पे रखना इज नोन एज सेट। क्लियर है सबका यहाँ पे कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इट मे बी, डेफिनेशन जो बोल रहा है वो बोल रहा है, इट मे बी लिस्टेड और डिस्क्राइब, जिसे लिखा जा सके और डिस्क्राइब किया जा सके। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इट मे बी लिस्टेड और डिस्क्राइब, जिसे लिखा जा सके और डिस्क्राइब किया जा सके, दैट मीन्स एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज को रखोगे, किसी भी चीज को एक जगह पे रखोगे तो वो एक्सप्लेन होगा। पर आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। अब आप लोग बोलोगे सर हर चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सर हाउ मेनी पर्सन इन द अर्थ, डिस्क्राइब करिए। बाबू ये काउंटेबल है, इसे काउंट किया गया है, इसे काउंट करके रखा गया है, दैट मीन्स वो हम पूरा नहीं काउंट कर सकते, पर एक लगभग हम अप्रोक्सीमेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास। तो आप लोग बोलिएगा सर इनफाइनाइट भी तो होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो होता है, उसे सेट बोलेंगे? ऑब्वियस बात है बोलेंगे। कहां तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा? इंफिनिटी तक। आप उसे बोल सक रहे हैं ना, आप उसे लिख के दिखा पा रहे हो। तो अगर आपको बोला गया कि आप इनफाइनाइट नंबर तक किसी भी सेट को लिखिए, तो आप क्या करिएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, आप लिख के उसे शो कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है? लिस्टेड। और आप उसे बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट तक है, दिस इज कॉल्ड डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ सेट का डेफिनेशन, ये हुआ हमारे पास सेट का कंडीशन। ठीक है, अब देखिए इसी में बोला गया है कि अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, हर एक सेट को, ये रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए कि सेट को स्मॉल लेटर से नहीं डिनोट कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेट को डिनोट करना है तो उसे हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। दैट मीन्स लिखा गया यहाँ पे कि अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 ईटीसी। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास हुआ सेट का एक इंट्रो पार्ट, सेट का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग कि हमारे पास सेट में क्या चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि टाइप्स ऑफ सेट, तो देखिए दो तरह का मीनिंग हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। सेट को दो तरह से एक्सप्लेन किया गया है, एक तो बोला जाता है टाइप ऑफ सेट और एक बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी सेट्स एग्जिस्ट। ठीक है, कितना सेट एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सेट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से सेट को हम लोग क्या किए हैं? दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है इसे। ठीक है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है इसे। ठीक, दूसरा जो आता है हमारे पास वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म को भी और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे दिमाग में रख लीजिएगा, इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक, ये हमारे पास हो गया। मतलब कि सेट हमारे पास यूजुअली दो तरह का होता है रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। रिप्रेजेंटेशन और टाइप में अंतर है, समझ लीजिए थोड़ा सा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइप्स का मतलब होता है उसके क्वालिटीज। ठीक है, मतलब उसे कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है।
रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ उसे रिप्रेजेंट करने वाला, मतलब उसको डिनोट करने वाला, उसको समझाने वाला, उसको दिखाने वाला। पर टाइप में क्या होता है, उसे कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में जानेंगे कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म के डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि इन दिस मेथड, रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन यहां पे लिख रहा है, रोस्टर फॉर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थ्योरी हम लोग का पढ़ाना मजबूरी है। ठीक है, देखिए रोस्टर फॉर्म में बोला गया कि इन दिस मेथड, in this method all the elements of a set, in this method all the elements of a set are listed within curly brackets, ठीक है, curly brackets and separated by commas, ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका मतलब कि क्या बोले कि इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। दैट मींस रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से और लिखते हैं उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, जैसे कि, ठीक है, आप लोगों को फिर वही डेफिनेशन वाला प्रॉब्लम, ये तो डेफिनेशन बोल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है कि सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, सेट का मतलब क्या होता है, सेट का ये रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, पर इसे अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में समझें, अपने लैंग्वेज में जाने कि व्हाट इज सेट, व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, जैसे कि हम लोग व्हाट इज सेट में जाने थे। देखिए रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करना है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना है वन बाय करके, मतलब कि उसके क्वालिटीज के बारे में वन बाय वन करके बताना है। ठीक है, मतलब कि उसके सभी क्वालिटीज को जो लिखना है, उसे उसके सभी टर्म्स को जब लिखेंगे एक कर्ली ब्रैकेट और सेपरेट करेंगे कॉमा से, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके आदित्य भैया हैं, ठीक है, चलिए आपके आदित्य भैया को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले बोलेंगे कि आदित्य भैया अच्छे हैं। देखिए ये एक बार में एक्सप्लेन हो गया, पर अगर हमको उनके क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना है, क्वालिटीज को बताना है, तो हम क्या करेंगे, उनको वन बाय वन करके बताएंगे। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक क्वालिटी, नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान है, दो क्वालिटी, तो इसे क्या करेंगे, अच्छा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक जगह पे, ठीक है, नेचर वाइज अच्छे हैं दूसरे जगह पे, फिर वो मतलब वो पर्सन वाइज बहुत ही काइंड हार्ट हैं, ये हो गया तीसरा, मतलब डॉट 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 उनके बारे में, फेस वाइज, लुकिंग वाइज, ये सभी चीज क्या है, रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जब हम लोग किसी भी पर्सन या किसी भी चीज के बारे में शुरुआत से लेके एंड तक वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम लोग कोई एक न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो न्यूमेरिकल एग्जांपल में हम लोग किस तरह से करके बोलेंगे रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट। देखिए न्यूमेरिकल एग्जांपल में अगर आपको बोला गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हमें लिखना है तो हम लोग लिखेंगे n is equals to 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रोस्टर फॉर्म में। मतलब कि रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, रोस्टर फॉर्म में हम लोग कोई भी चीज का अगर बोला जाता है तो उसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं, मतलब कि उसे पूरा का पूरा एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं उसमें। ठीक, जैसे अगर आपको बोला गया सेट ऑफ वॉवेल लिखना है, एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, सेट ऑफ वॉवेल लिखना है मतलब कि ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। पर जैसे ही हम लोग रोस्टर फॉर्म के बाद बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ये डेफिनेशन बदल जाता है। दैट मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं,
इस चीज का जो डेफिनेशन होता है उसे थोड़ा सा अलग तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा अलग वे में बात करते हैं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है। आप लोग इसे पॉज करके पहले सेट रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म के डेफिनेशन के ऊपर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग जो डेफिनेशन में जो बात किया जाता है उसके ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक, या सेट बिल्डर मेथड भी बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते कैसे या किस तरह से करके इसके डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके डेफिनेशन में बात करें तो डेफिनेशन बोला जाता है कि इन दिस मेथड, ठीक है, इन दिस मेथड वी राइट द सेट, we write the set by some special property, some special property some special property और, ठीक है, और property satisfied by all elements, satisfied by all element, ठीक है, satisfied by all element and, ठीक है, all element। और इसे लिखते कैसे, देखिए इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए नॉर्मली ये तो था हमारे पास डेफिनेशन, जो कि बुक का डेफिनेशन या फिर कहीं से भी डेफिनेशन आप लोग ले लीजिए, ये डेफिनेशन में आपके पास लिखा हुआ रहेगा। पर डेफिनेशन से हमें अगर ये समझ में आए तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो यानी कि जब हम लोग किसी भी फॉर्म को, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में बात करते हैं, जो मेरा प्रॉपर डेफिनेशन जो आए, जो आप लोग को समझाने के लिए हम लोग बोलते हैं, तो उसमें हम डेफिनेशन जो देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के लिए वो देते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के बारे में नहीं, मतलब कि इंडिविजुअली नहीं डिस्क्राइब करते, बल्कि एक बार में किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर देना इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि किसी भी चीज को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो उसे एक बार में अगर आप डिस्क्राइब कर देते हो तो वो कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि आदित्य भैया का एग्जांपल लिए थे तो आदित्य भैया पे ही ले लीजिए। आदित्य भैया का एग्जांपल लिए तो आदित्य भैया का एग्जांपल में बोले कि आदित्य भैया बहुत अच्छे इंसान हैं, एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिए सब कुछ, बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब एक बार में उनके पूरे उनको हम एक्सप्लेन कर दिए, तो ये हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल और भी, मतलब कि अगर इसमें डेफिनेशन में अगर आपको एक वर्ड में डेफिनेशन बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब कि इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब द कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब क्या है कि उसके डायरेक्ट कैरेक्टर को हमको एक्सप्लेन करना है, ना कि उस कैरेक्टर के अंदर के एलिमेंट्स को। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम बोले कि सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है, तो आप हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या किए थे, ए ई आई ओ यू को रिप्रेजेंट किए थे, पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ वॉवेल का, तो हम लोग कैसे लेंगे, देखिए वॉवेल इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे x इज टू x इज अ सेट ऑफ वॉवेल। ठीक है, हो गया बस। ठीक है, वॉवेल पूरा लिख लीजिए या फिर स्मॉल लेटर में बीच को दिखा दीजिए। तो ये हमारे पास जैसे नेचुरल नंबर का दिखाना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे x इज टू x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म का कॉन्सेप्ट, कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट के कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि सेट के पूरे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये था हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बारे में डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट में हमें किस किस चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट में हम लोग जो पढ़ेंगे आप लोग उसके ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, पर उससे पहले हम नोट बोल के कुछ पॉइंट आप लोगों को बताएंगे जिसे आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। जो रेस्ट्रिक्शन है सेट थ्योरी में, मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड पार्ट को हम यहाँ पे नोट डाउन करके रखेंगे। हम लोग रेस्ट्रिक्टेड पार्ट में हम लोग किस तरह से करके लिखेंगे, नोट बोल के सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास बताया जा रहा है कि एवरी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बट एवरी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारे पास कि एवरी सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट every collection of objects are not set, ठीक है। ये हमारे पास आया पहला इसका, ठीक है। every collection of objects is not set, ठीक है। every collection of objects is not set, ठीक है। यहाँ पे इस कर लीजिएगा, इज नॉट सेट, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे बोला क्या जाता है कि हर एक कलेक्शन ऑफ, ठीक है, हर एक सेट का कुछ ना कुछ कलेक्शन होना चाहिए, पर हर कलेक्शन सेट कहलाए ये जरूरी नहीं है। जैसे एशिया में ही आदमी लोग रहते हैं, मतलब एशिया में कितने जानवर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने जानवर्स हैं, पूरे यूनिवर्स में कितने एनिमल्स हैं, ये सभी चीज क्या है, ये कलेक्शन नहीं है, इसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग कलेक्ट नहीं किया जा सकता। एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे हम पूछे कि कलकत्ता में कितने एनिमल्स हैं, ठीक है, कलकत्ता के चिड़ियाघर में कितने एनिमल्स हैं, ये कलेक्शन हो सकता है। पर आपको हम पूछे कि पूरे वर्ल्ड में कितने, पूरे यूनिवर्स में कितने एनिमल्स हैं, दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट। कलेक्शन तो बोला जाएगा पर उसे सेट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास, वो बोला गया कि अ सेट में कंटेन फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, अ सेट में कंटेन फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी एक सेट, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन करके रख सकता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कोई भी एक सेट कंटेन करके रख सकता है। तीसरा नंबर जो टॉपिक हमारे पास आता है, ठीक, रिपीटेशन आर not allowed in a set, ठीक है, इन अ सेट। मतलब कि एक सेट में हम लोग रिपीटेशन को अलाउड नहीं कर सकते। रिपीटेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि सिमिलर नंबर को दो बार नहीं लिखना है। किसी भी एक सेट में सिमिलर नंबर को दो बार हम लोग नहीं लिखेंगे, ये अलाउड नहीं है सेट में, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन अ सेट, मतलब एक सेट में रिपीटेशन को अलाउड नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आया। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा और सेपरेट कॉमा से ही होगा, ठीक है। मतलब कि कर्ली ब्रैकेट में लिख के कॉमा से ही सेपरेट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे नोट्स बन सकते हैं जो आप लोग आराम से बना सकते हैं, पर नॉर्मली उससे पहले ही हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर दिए। जो ये 3 पॉइंट था, ये जो हमारे पास 3 पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस किए, तो बोल के हम इसको फिर से आप लोग को बता दिए। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हुआ। अब जो आता है हमारे पास, वो आता है टाइप ऑफ सेट। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार पहले वीडियो को पॉज करके। तो हमारे पास टाइप ऑफ सेट में ध्यान दीजिएगा कितने तरह का सेट है, उन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लिख पाएंगे कि क्या क्या है।
टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास, फर्स्ट टाइप, वो क्या है देखिए। फर्स्ट हमारे पास फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकेंड जो टाइप है हमारे पास वो है इनफाइनाइट सेट। थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो है सिंगल टोन सेट। ठीक है, या नल सेट। नल सेट ही ले लेते पहले। नल सेट, इसे और भी नाम से जाना जाता है, एम्प्टी सेट, या इसे हम लोग वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, या जीरो सेट के नाम से भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, जीरो। ठीक, सबका मतलब एक ही होता है। बताते हैं बारी बारी से कि क्या क्या मतलब होता है। चौथा नंबर जो हमारे पास सेट आता है वो क्या है देखिए। चौथा नंबर हमारे पास होता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट। ठीक है, सिंगल टोन सेट आया चौथा नंबर हमारे पास। सिंगल टोन सेट के बाद आता हमारे पास सबसेट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये 5 के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसेट का, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन भी हमें जानना पड़ेगा, सबसेट का डेफिनेशन भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग इसके बाद सबसेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बारी बारी से एक एक पार्ट को कंप्लीट करते हैं। पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है। अगर डेफिनेशन आपसे कोई भी पूछा जाए, कोई भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट, तो आप उसको क्या डेफिनेशन दीजिएगा। देखिए बात को ध्यान से सुन लीजिए। डेफिनेशन दीजिएगा कि अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स is known as finite set। एकदम सिंपल, एकदम इजी तरीके में आपको डेफिनेशन ही समझा देगा कि क्या मतलब होता है फाइनाइट सेट का। दैट मीन्स फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। मतलब एक सेट अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करके रखता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, फाइनाइट सेट का डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग। ठीक, दूसरा जो आता हमारे पास वो होता है इनफाइनाइट सेट। देखिए इनफाइनाइट सेट में हमारे पास क्या डेफिनेशन होता है। सिंपल सा, बस हम लोग यहाँ पे एक बार चेंज करेंगे इसी को। ठीक है, इसी डेफिनेशन को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाता है कि इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगा, तो इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन देंगे अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, या अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास हो गया दूसरा। तीसरा जो हमारे पास आता है वो होता है नल सेट। ठीक है, देखिए यहीं पे चेंज करेंगे फिर नल सेट के लिए भी। देखिए कितना सिंपल है, एक ही डेफिनेशन से ठीक है सभी को ले लेंगे। अ सेट, ठीक है, अ सेट में कंटेन a set में contain no elements, no a set में containing या a set having no elements। चलिए इसका डेफिनेशन हम पूरा कंप्लीट करके ही आप लोग को लिख देते हैं कि नल सेट का डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है। नल सेट डेफिनेशन में जो बात किया जाता है कि अ सेट में कंटेन नो एलिमेंट्स इज नोन एज नल सेट।
ठीक है, या जीरो सेट, नल सेट। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सेट है अब वो जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। दैट मीन्स नल सेट का डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, और इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई 5। ठीक है, जीरो को लिख के 20 से आधा कर दीजिए, उससे ही डिनोट किया जाता है, मतलब 5 से डिनोट किया जाता है नल सेट को। तो ये हमारे पास हुआ नल सेट का डेफिनेशन। चौथा नंबर जो हमारे पास आया है वो है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट का मतलब क्या होता है, देखिए सिंगल टोन सेट का डेफिनेशन हम लोग क्या लेंगे, सिंगल टोन सेट। देखिए सिंगल टोन सेट का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछा जाता है या कोई बोलता है तो आप लोग लिख सकते हैं कि अ सेट कंटेन only one number of element is known as सिंगल टोन सेट। ठीक है, अ सेट कंटेन, सिंपल सा चीज है, अ सेट कंटेन ओनली वन नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सिंगल टोन सेट। तो ये हमारे पास हुआ चारों का चारों डेफिनेशन। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते करते आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इन सभी चीजों को, क्योंकि ये नोट जरूरी है, क्योंकि अभी आप लोग का और भी चैप्टर्स है जहां पे सेट का यूज पड़ेगा, सेट का दरकार पड़ेगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, नोट डाउन करने के बाद ही आप लोग आगे बढ़िएगा। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा सबसेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसेट यहाँ पे हो जाएगा, सबसेट देख लेते हैं एक बार। 5वां नंबर टाइप है ये, 5th नंबर टाइप सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। देखिए सबसेट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है इफ ए एंड बी टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट बोलिए, टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then every element of A is in B, every element of A is also भी लिख सकते हैं। ठीक है, is, इस डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, is also an element of B, then A is known as, या A is called subset of B, then A is called a subset of B। तो मतलब कि सबसेट का डेफिनेशन हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है A और B, हमारे पास दो सेट दिया हुआ है A और B, दोनों का दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर हम लोग उसको सबसेट बोलना हुआ, सबसेट बोलना हुआ तो हम लोग कैसे करके दोनों को सबसेट बोलेंगे, तो इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। हमारे पास दो सेट है A और B, ठीक है, और A में जो एलिमेंट है, ठीक है, और B में जो एलिमेंट है, हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट वाला सेट लिए। अब अलग अलग ये आप लोग पूरा का पूरा अलग नहीं कर लेना है, जैसे अभी हम एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, पहले डेफिनेशन को एक बार क्लियर कर लें कि अगर हमारे पास दो सेट है A और B, ठीक है, तो A का पूरा एलिमेंट अगर B से बिलोंग करता है, मतलब B में है, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में अभी आप लोग क्या है, अपने फादर मदर, ठीक है, किसी ना किसी के थ्रू बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जो आप स्टडी कर रहे हैं, आपका खर्चा जो आ रहा है, ये सभी चीज क्या हो रहा है, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू आ रहा है। ठीक, यानी कि आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि आप उनसे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि उनसे बिलोंग करने का मतलब हो गया कि आप क्या हैं, उनके सबसेट हैं, क्योंकि आप क्या हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही काम कर रहे हैं। तो यानी कि
सबसेट का मतलब होता है कि जो दूसरे से बिलोंग करे, जो दूसरे से बिलोंग करे उसे हम लोग बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल सेट करें कि A इक्वल्स टू ले लिए यहाँ पे 1 3 5 और 7, ठीक, और B इक्वल्स टू ले लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक, ये ले लिया। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो हमारा B का सेट है और जो हमारा A का सेट है, A का जितना भी एलिमेंट है वो B में है, ऑलरेडी B में है, तो यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ B। और इसे लिखेंगे कैसे, देखिए, इट इज डिनोटेड बाय A, ठीक है, इस साइन से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, नीचे में एरो लाइन भी होता है, मतलब ये दोनों A और B बराबर भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहां पे हम लोग लिखेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये हमारे पास हुआ सबसेट का डेफिनेशन और सबसेट का पैटर्न, ठीक। सबसेट क्या होता है, सबसेट वो होता है जो दूसरे से बिलोंग करे, मतलब अगर किसी को भी सबसेट बोलेंगे तो वो क्या होगा, दूसरे में से जरूर बिलोंग करता हुआ मिलना चाहिए, तभी हम उसको सबसेट बोलेंगे। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। देखिए नॉर्मली हम लोग सबसेट के ऊपर डिस्कस किए थे कि सबसेट क्या है, और सबसेट में हम लोग जाने कि सबसेट किसको बोलते हैं। अगर यूजुअली बात किया जाए कि सबसेट हम लोग किसको बोलते हैं, तो सबसेट हम लोग बोलते हैं कि एक सेट है और एक और सेट है, मतलब कि दो सेट हमारे पास है, उस दोनों सेट का एलिमेंट आपस में अगर एक दूसरे में बिलोंग कर रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे सबसेट। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि A एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और B एक सेट हमारे पास 1 2 5, तो यानी कि हमारे पास ये देख रहे हैं कि B का पूरा एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A, ठीक है, B इज अ सबसेट ऑफ A, B इज अ सबसेट ऑफ A। पर प्रॉपर सबसेट, ये जो कॉन्सेप्ट आया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। तो आइए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक लंबा चौड़ा सा डेफिनेशन है इसका कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए डेफिनेशन में बोला गया कि इफ A एंड B बी टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ B is also an element of A and there is at least one, ठीक है, there is at least one element in A does not belongs to B is known as proper subset। देखिए ये डेफिनेशन बताया कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, पर आपको अगर हम प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन समझाएं कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि A और B अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, और B का पूरा एलिमेंट अगर A से बिलोंग कर रहा है, B का पूरा एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, पर यहाँ पे एक कंडीशन क्या होना चाहिए कि A में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग से बात करें कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो देखिए A एक सेट ले लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक, और B एक सेट ले लें यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि B का पूरा एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, B का पूरा एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A बोल सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A डज नॉट इक्वल्स टू B हो रहा है, A डज नॉट इक्वल्स टू B हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेट को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। मतलब कि एक प्रॉपर सबसेट को हम लोग सबसेट बोल सकते हैं, पर एक सबसेट को हम लोग प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते हैं। रीजन, क्योंकि सबसेट में हमारे पास ये दोनों इक्वल हो सकता है, दैट मींस A इक्वल्स टू B हो सकता है, पर प्रॉपर सबसेट में ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इस बात का एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहता है, इस बात का यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन होता है। तो मतलब कि प्रॉपर सबसेट में हमारे पास इक्वल नहीं होगा, सॉरी सबसेट में हमारे पास इक्वल नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट में ये, ठीक है, सॉरी एक बात आप लोग यहाँ पे फिर से क्लियर कर लीजिए इसको कि प्रॉपर सबसेट में हमारे पास ये इक्वल नहीं होगा और सबसेट में हमारे पास ये इक्वल हो सकता है।
तो यानी कि ये हमारे पास हो गया प्रॉपर सबसेट और सबसेट का डेफिनेशन। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में हम लोग किस तरह से करके मूव करते हैं। तो ये फाइनली था हमारे पास सबसेट का डेफिनेशन। अब बात करेंगे अगर हम लोग इसमें से कि इसे सबसेट को लिखते कैसे हैं। प्रॉपर सबसेट को हम लोग लिखते कैसे, ये तो सबसेट को डिनोट करता है। प्रॉपर सबसेट को हम लोग लिखते हैं B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ये साइन है इसको डिनोट करने का, प्रॉपर सबसेट का, डिनोटेड बाय, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर सबसेट के बाद, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सेट। तो देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट सिर्फ और सिर्फ समझना है पावर सेट को। इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखे तो डेफिनेशन बहुत ही इजी होता है। डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन उतना काम भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग डेफिनेशन पे डिस्कस नहीं करेंगे। इसका सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि पावर सेट होता क्या है, प्रॉपर सबसेट होता क्या, ठीक है। पावर सेट में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। पावर सेट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाई P ऑफ A। ये पावर सेट को डिनोट करने का कॉन्सेप्ट है। और पावर सेट का मतलब जो होता है वो होता है हमारे पास कि एक सेट से कितने सारे सबसेट बना सकते हैं। एक सेट से कितने सारे सबसेट बना सकते हैं, दिस इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। दिस इज नोन एज पावर सेट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए A एक सेट लिए हैं 1, 2 और 3, तो इससे कितना सबसेट बना सकते हैं। तो देखिए इससे हम सबसेट कितना बना सकते हैं, एक हुआ नल सेट, एक हुआ हमारे पास 1, एक हुआ हमारे पास 2, एक हुआ हमारे पास 3, एक हुआ 1, 2, नेक्स्ट हुआ 1, 3, नेक्स्ट हुआ 2, 3 और एट लास्ट 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये हम लोग इतने सारे पॉसिबल सेट्स इससे बना सकते हैं, ठीक है। इतने सारे पॉसिबल सेट्स हमारे पास बन जाएंगे इससे। 1, 2 और 3 यहाँ पे एक बार फिर से लिख दिए, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने सारे पॉसिबल सेट हम लोग इससे बना सकते हैं। दिस इज नोन एज पावर सेट। मतलब कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी सेट से कितने सारे पॉसिबल सबसेट बनाए जा सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट। तो अगर यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो आपको बोलेगा कि पावर सेट कितना बना है वो दिखाइए। तो अगर मान लीजिए कोई भी एक सेट है तो उससे पॉसिबिलिटीज कितना बना बनाने का, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल एक सेट हमारे पास 1, 2, 3, उससे टोटल 8 सबसेट बना है। तो यानी कि 8 सबसेट इज अ पॉसिबिलिटीज एक सेट से फॉर्म होने का। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि नंबर ऑफ सेट्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ पावर सेट कितना बनेगा, तो फॉर नंबर ऑफ पावर सेट के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे 2 to the power n। मतलब कि जो भी हमारे पास एलिमेंट होगा, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसको 2 के ऊपर पावर लगा देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पावर सेट बन जाएगा कितना है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3 एलिमेंट है, टोटल 8 सबसेट बनेगा, तो यानी कि 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 करने से हमारे पास पता चल जाएगा कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट बनेगा। ये हमारे पास होता है पावर सेट का कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पावर सेट में हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है तो कितना सबसेट फॉर्म कर सकते हैं इसी चीज के ऊपर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है इसके ऊपर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए अगर आपके डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन होता है कि अ सेट व्हिच इज सच दैट ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर इट्स सबसेट। मतलब कि जितने भी हमारे पास पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबली सेट्स बन सकते हैं, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सेट हैं उन सभी को एक साथ कर लेना, मतलब वो सभी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि सभी को एक साथ कर लेना इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ये बताया डेफिनेशन। पर आपको हम एक कॉमन से लैंग्वेज में डेफिनेशन इसका बोल देते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो क्या करते हैं, आप एक खुद ही डेफिनेशन लिखते हैं फिर आप उसी डेफिनेशन को चेंज भी करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात है, ये हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज है और हम जो डेफिनेशन देते हैं वो हमारा खुद का लैंग्वेज है।
ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या हो, ये लिखने के लिए काम आता है और वो समझने के लिए काम आता है। तो आप लोग इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को इजीली समझ में आ जाए कोई भी चीज, उसके लिए हम लोग डेफिनेशन देते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि फादर ऑफ ऑल सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। मतलब एक सिंपल से वर्ड में बोले कि सभी सेट का फादर बोलने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, एक, ठीक है, मतलब कि सबके ऊपर। तो यानी कि फादर ऑफ ऑल सेट्स इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, एकदम कॉमन से लैंग्वेज में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बोला, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से और एस से, बहुत जगह पे एस से भी डिनोट किया जाता है, एक और साइन से डिनोट किया जाता है, पर वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो बोल के हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट को हम लोग दो साइन से डिनोट किए, एक कैपिटल यू और दूसरा एस। बेसिकली इसको हम लोग कैपिटल यू से ही डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो ये हो गया हमारे पास। अगर मान लीजिए आपको कोई भी यूनिवर्सल सेट, तो आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन में सर यूनिवर्सल सेट लिखा कैसे रहेगा, इतना सारा एलिमेंट्स को तो लिखेगा नहीं। ऑब्वियस सा बात है, इतना सारा एलिमेंट को नहीं लिखेगा, पर यहाँ पे क्या करेगा, स्पेसिफाइड कर देगा। स्पेसिफाइड कर देने का मतलब क्या करेगा, बोल देगा कि दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ऐसा मेंशन कर देगा आपको क्वेश्चन में। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट जो हम लोग बात को डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इक्वल सेट, कि इक्वल सेट क्या होता है। तो देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इक्वल सेट। आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं कि इक्वल सेट को डेफिनेशन का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि A is equals to B और B is equals to A is known as equal set। मतलब कि बात समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर A एक सेट लिख रहा है एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 और 4, तो B भी हमारा क्या होना चाहिए, 1 2 3 और 4। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर इक्वल, देन A is equals to B, ठीक है, देन A is, ठीक है, देन हम लोग उन दोनों को बोलेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट में हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया इक्वल सेट का। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फाइनल टॉपिक जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये हमारा 10वां नंबर टॉपिक है, ठीक। ये हमारा 1 नंबर टॉपिक था, ये 9 था, ठीक है, और ये हमारा 10 टाइप में लास्ट टाइप है, ठीक है, लास्ट टाइप है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, देखिए अब यहां पे थोड़ा सा डेफिनेशन में हम लोग चेंज करेंगे कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखिए इक्वल सेट तो हम लोग बोले कि इक्वल सेट में एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बराबर होने चाहिए, पर इक्विवेलेंट सेट में ना सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग बराबर होने चाहिए, एलिमेंट का इक्वल होने का कोई भी दरकार नहीं है। दैट मींस ठीक है, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग उसे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे A इक्वल्स टू लिखें 1 2 3 4 5 और B इक्वल्स टू लिखें A E I O U, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो इसमें भी 5 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट B, ठीक है। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आता है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, नोट बोल के पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। पॉइंट क्या हो सकता है, इक्वल सेट आर कॉल्ड, इक्वल सेट इज कॉल्ड equivalent set, but equivalent set is not equal, is not called equal, ठीक है। मतलब कि
इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि देखिए यहां पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी बोला जा सकता है, पर यहां पे भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी बोला जा सकता है। पर ये दोनों इक्वल है क्या? एलिमेंट दोनों का इक्वल है क्या? नहीं है दोनों का एलिमेंट इक्वल, इसीलिए इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इक्वल सेट नहीं बोल सकते हैं, बल्कि इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे नंबरिंग बराबर हो रहा है। तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ सेट, कि टाइप ऑफ सेट में हमें किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना था, किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना था, तो ये हम लोग बताएं कि टाइप ऑफ सेट में क्या क्या चीज था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, ठीक है, टाइप ऑफ सेट के बाद हमारे पास जो आता है वो क्या है, मींस ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ऑपरेशन ऑन सेट में हमें किस किस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट के ऊपर कि ऑपरेशन ऑन सेट क्या है हमारे पास। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो ऑपरेशन ऑन सेट है वो कितने तरह का होता है। बेसिकली देखिए ऑपरेशन ऑन सेट जो है हमारे पास वो टोटल 6 तरीके का होता है, जिसमें से 4 के बारे में हम यहाँ पे लिखे हैं। 4 के बारे में हम यहाँ पे बताएं आप लोग को कि 4 क्या होता है। बारी बारी से इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग से बोल देते हैं कि आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप लोग यहाँ से इस पूरे डेफिनेशन को कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, समझाना। तो यानी कि हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि आपका ये चारों सेट में क्या क्या मतलब होता है, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट से, कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है हमारे पास। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यूनियन ऑफ सेट जो होता है वो बोला गया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are either in A और B और both। मतलब कि यूनियन सेट का जो डेफिनेशन बोला जाता है, यूनियन सेट का डेफिनेशन यही बोलता है कि A और B अगर दो सेट है हमारे पास, A और B अगर दो सेट है, दो अलग अलग सेट अगर हमारे पास है, तो यूनियन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ हमें बचना है, तो वो बचना है रिपीटेशन से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको हम एग्जाम्पल दिखाएं, ठीक है, यूनियन सेट का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए A इक्वल्स टू, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 और B इक्वल्स टू आपके पास सेट है 2 6 8 9 10, दो सेट दिया हुआ है। अगर हम आपको बोले कि A यूनियन B निकालिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 2 एक बार ही लिखेंगे क्योंकि दो बार है, तो हमें एक ही बार लिखना है क्योंकि रिपीटेशन इन अ सेट नॉट अलाउड है, आप लोगों को पता है पहले से ही। तीसरा हमारे पास 3, फिर उसका 4 5 6 8 9 और 10, ये हो गया कंबाइंड। मतलब कि A और B को कंबाइन कर देना इज नोन एज यूनियन सेट। तो यूनियन सेट का मतलब हुआ कि A और B का कॉम्बिनेशन, मतलब A और B को एक साथ कर देना। मतलब किसी भी सेट को अगर दिया हुआ है और उसका यूनियन निकालना है तो दोनों को साथ में मिक्स कर देना, मतलब एक साथ लिखना। तो यानी कि यूनियन का मतलब होता है टोटल। इट इज ऑल्सो नोन एज, देखिए याद रखने के लिए हम आपको बताते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो होता है हमारे पास कप, CUP, कप के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है, कप के नाम से भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। और डिनोट करने का तरीका बता दिए, ये U लिखिएगा B, तो ये हमारे पास हो गया यूनियन सेट का, ठीक है। आप लोग एग्जांपल को लिख लीजिएगा उसके नीचे में। अब दूसरा जो सेट आया हमारे पास, वो दूसरा सेट क्या है, दूसरा जो टाइप ऑफ सेट होता है, ऑपरेशन ऑन सेट होता है, वो है इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट का डेफिनेशन क्या बोलता है कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, ठीक है, मतलब उल्टा कर दीजिए U को ही, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ, व्हिच आर कॉमन टू बोथ, ठीक है, कॉमन टू द बोथ में हमारे पास है। मतलब कि इसका जो डेफिनेशन बोला जाता है इंटरसेक्शन सेट का, मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास A एक सेट दिया, एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को, A एक सेट दिया 1 3 5 8 9 11 15, ठीक है, ये दे दिया, और B एक सेट दे दिया 1 2 3 5 7 8 9
ठीक, ये दे दिया। तो अगर आपको बोला गया कि इंटरसेक्शन सेट निकालिए, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों में जो मैचेबल एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट्स है, उन्हें ही खाली लिखना है। दैट मीन्स 3 कॉमन है दोनों में, 5 दोनों में कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स 3, 5, 8 और 9, ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। मतलब कि इंटरसेक्शन सेट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं, ना कि पूरे को लिखते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसे स्किप कर देना है, लीव कर देना है। ये हुआ हमारे पास इंटरसेक्शन सेट का कॉन्सेप्ट। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही रहता है हम लोग का कि पूरा एक्सप्लेन किए हैं तो आप लोग को शायद ही कुछ प्रॉब्लम आए। अगर इफ उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग हम लोग को मैसेज कर सकते हैं इस चीज के बारे में जानने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में पहले एक बार इसको भी देख लीजिए कि यूनियन, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को ही अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरसेक्शन को जाना जाता है कैप के नाम से, CAP, इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कैप, CAP, ठीक है, कैप के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो सेट आया हमारे पास वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है, A माइनस बी और B माइनस ए इज नोन एज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, पर इसका यूज कैसे होता है, इसका तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, A इक्वल्स टू एक सेट लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और B इक्वल्स टू एक सेट लिए 2 3 5 7 9 11 13, ये B का एक सेट लिए। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, अगर A माइनस बी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, बात को ध्यान से सुन लेना क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, B वाले में जो भी कॉमन एलिमेंट है A का, B वाले में जो सिमिलर एलिमेंट है A का, उसको A में से निकाल देंगे। दैट मीन्स 2 सिमिलर है 2 को काट दिए, 3 सिमिलर है 3 को काट दिए, 5 सिमिलर है 5 को काट दिए, 7 सिमिलर है 7 को काट दिए। अब A में देखिए एलिमेंट क्या बचा है, A में हमारे पास एलिमेंट बचा है 1 4 6 और 8। ठीक, अब यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ समझदारी क्या यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ A में जो एलिमेंट बचा है सिर्फ और सिर्फ उसे ही लिखना है। ये नहीं कि B वाले एलिमेंट को भी उठा के लिख देना है, क्योंकि अ सेट नेवर कंटेनिंग माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि माइनस में एलिमेंट्स को सेट कंटेन नहीं करता है। सेट कभी भी नेगेटिव एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता, यानी कि सेट नेवर कंटेनिंग नेगेटिव एलिमेंट्स। तो यानी कि हमारे पास हो गया सिर्फ और सिर्फ A में बचने वाले एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे, B वाले को स्किप कर देंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे हम लोग को निकालना होता B माइनस A, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ B में जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट बचे हैं उसे ही लिखेंगे, A वाले को स्किप कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को भी हम लोग देख लेते हैं, पर उससे पहले आप लोग इसे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसे पूरा लिख लीजिए। तो फाइनली अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास उसके ऊपर, जिसको हम लोग बोले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन खाली बस आप लोग समझ लीजिए, बाकी और कुछ इसमें आपको जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग पीछे में सब चीज के बारे में पढ़े। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन होता है, इट इज डिनोटेड बाई A डेल्टा B। ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है और इसको लिखते कैसे हैं, देखिए A डेल B इज इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को निकाल के उन दोनों का यूनियन कर देना, मतलब उन दोनों को एक साथ कर देना। दैट मीन्स अगर A माइनस B निकाले जो एलिमेंट आया, B माइनस A निकाले जो एलिमेंट आया, दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है, एक साथ करके लिखना है। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिकल डिफरेंस का
एग्जाम्पल, और इस पे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो अभी कुछ देर पहले a इक्वल्स टू हम लोग निकाले थे, ठीक है, a इक्वल्स टू हम लोग जो निकाले थे, आप लोग एक मिनट रुके, इसका हम एक एग्जाम्पल दिखाई देते हैं आप लोगों को, इस सिमेट्रिकल डिफरेंस या फिर सबका एग्जाम्पल एक बार में लेके फिर बाकी के 2 टाइप्स के ऊपर भी डिस्कस कर देते हैं कि बाकी का 2 टाइप क्या है, या फिर बाकी का 2 टाइप पढ़ाने के बाद ही एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर कर देते हैं, सब सेट को दिखा देते हैं। तो ये था हमारे पास 2 और सेट के बारे में बचा हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी का 2 सेट क्या है हमारे पास। तो आइए नेक्स्ट जो 2 टॉपिक हमारे पास बच गया है, उस 2 टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास वो 2 टॉपिक क्या है। देखिए, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट और एक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट और डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है। देखिए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे उस सेट को। दैट मीन्स किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बचेगा, दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हुआ हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, और उसे 3 तरह के साइन से डिनोट किया जाता है, a डैश, a बार और a कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब जो होता है, नंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ a। मतलब कि यूनिवर्सल में से a को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास नंबरिंग के लिए है, और अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ नहीं निकालना है तो आप लोग इसको ऐसे भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आएगा आपका यूनिवर्सल माइनस a इज इक्वल्स टू a का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए, ये हमारे पास हो गया। डिसजॉइंट सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिसजॉइंट सेट में हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 2 सेट का डिसजॉइंट सेट निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इन डिसजॉइंट सेट में सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है कि किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कोई भी 2 सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आया तो वहां पर डिसजॉइंट सेट वर्क करेगा। दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू नल सेट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन एक लिए यहाँ पे u इक्वल्स टू दे दिए, a इक्वल्स टू दे दिए, b इक्वल्स टू दे दिए, बाकी पूरे के पूरे सेट को इसी पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो लिख लीजिए फाइंड, ठीक है। अब देखिए फाइंड में सबसे पहले निकाल रहे हैं a यूनियन b। a यूनियन b बोलने का मतलब हो गया हमारे पास 1 2 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6 8। ठीक, मतलब कि a यूनियन b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हो गया हमारे पास यूनियन के लिए। अगर इसी में हम लोग निकालते हैं a इंटरसेक्शन b, तो बस सेम सिचुएशन 1 3 5 7 इंटरसेक्शन 2 4 6 8। दैट मीन्स नल सेट आ रहा है, यानी कि ये हमारा डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, डिसजॉइंट सेट। ठीक, अब अगर हम लोग इसी में बात करते हैं a कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो यूनिवर्सल माइनस a, यानी यूनिवर्सल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और a दिया हुआ हमारे पास 1 3 5 और 7। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल वाले में से a वाले पूरे एलिमेंट को निकाल देना है, यानी 1 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा और 7 निकल जाएगा। दैट मीन्स आएगा हमारे पास 2 4 6 8 9 10। ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट का, मतलब कि हमारे पास यहाँ से निकाल लिया हम लोग a का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान देना है, यूनिवर्सल में से हमेशा उस सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में। अब हम लोग एक टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास इसमें वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करने के बाद ये हमारा पार्ट हो जाएगा, इसका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म, और हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसके कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए
डिस्कस करते हैं हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर कि हमारा वेन डायग्राम क्या है। पर उससे पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर सेट थ्योरी का, जो कि है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपको क्या करता है, वेन डायग्राम आपको बताता है कि किसी भी सेट को आप किस तरह से सॉल्व करोगे डायग्रामेटिक वे में। मतलब कि किसी भी सेट को हम लोग डायग्रामेटिक वे से सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। और वेन डायग्राम सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है किसी भी सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चंस आते हैं, दैट मींस थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बारे में भी हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, पर इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम यूनियन सेट के लिए। यूनियन ऑफ सेट के लिए वेन डायग्राम कैसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए वेन डायग्राम जो होता है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में आता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक। ए और बी हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें दो सेट पढ़े थे, तो ये ए और बी दोनों को ओवरलैपिंग करके लिख दिए। ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, ठीक है। यूनियन सेट के कांसेप्ट में क्या बताए थे कि यूनियन सेट के केस में आप लोग को हम बताए थे कि यूनियन सेट क्या करता है, ए और बी दोनों एक साथ मर्ज हो जाता है, दैट मींस दोनों कंबाइंड हो जाता है, एक साथ हो जाता है। यानी कि वेन डायग्राम में क्या होगा, इसका जो वेन डायग्राम में इसका सेटिंग पार्ट होगा वो पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। दैट मींस ये हम लोग पूरे को सेट कर देंगे यूनियन सेट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल को छोड़ के बाकी सब सेटिंग हो जाएगा हमारे पास। ये होता हमारे पास यूनियन सेट के लिए। देखिए एक बार आप लोग, ये जो बाहर निकलना है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो पूरा का पूरा सेटिंग हो जाना चाहिए। ये जो बाहर निकला है वो नहीं निकलना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको एक बात बोले कि ए इक्वल्स टू एक सेट ले लिए 1 2 3 4 और बी इक्वल्स टू एक सेट ले लिए 2 5 7 8 9 10, ये ले लिए। अगर आपको बोला गया कि ए यूनियन बी निकालिए, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। दैट मींस ए और बी दोनों को क्या किए, कंबाइन कर दिए। तो ये होता हमारे पास इसका पहला कॉन्सेप्ट यूनियन के लिए। पर अगर मान लीजिए इसी में इंटरसेक्शन निकालने को बोल दिया जाता और इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम बोलता, तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 5 7 8 9 10, ठीक। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या पढ़े, दोनों में कॉमन होगा, तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 हो रहा है, ये हो गया हमारे पास 2। अब देखिए ये इंटरसेक्शन में हम लोग कैसे करके इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन सेट के लिए जो वेन डायग्राम ड्रॉ होगा वो हमारे पास कैसे होगा, देखिए सेकेंड नंबर, इंटरसेक्शन सेट। देखिए इंटरसेक्शन सेट के लिए क्या करना है, सेम कॉन्सेप्ट से आएंगे, ये हमारा यूनिवर्सल। अब इसमें ए एक सेट बनाएंगे और बी एक सेट बनाएंगे, ठीक है। ए और बी दोनों को बना लिए। अब देखिए ये ए और ये बी, इंटरसेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेना है, दोनों का कॉमन लेना है। क्या लेना है, दोनों के बीच में कौन सा पोर्शन कॉमन हो रहा है हमारे पास, तो हम लोग देख रहे हैं ए और बी में कॉमन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्लेस। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले में सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्लेस को सेट कर देंगे वेन डायग्राम में अपने, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम में हम लोग क्या किए, इस वाले पोर्शन को सेटिंग कर दिए। ये हमारा कहलाएगा इंटरसेक्शन सेट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। 2 सेट का इंटरसेक्शन सेट हुआ और इसे हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्मेट में। तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए। तीसरा जो सेट आता है हमारे पास वो आता है हम लोग के पास डिसजॉइंट सेट या फिर डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। पहले डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स देख लेते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, थर्ड का वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे,
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में दो बार इसका वेन डायग्राम बनेगा। एक बार बनाते हैं a माइनस बी के लिए, चलिए, ठीक है। ये हो गया अपने पास a, ये हो गया अपने पास b, यहां हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी के केस में क्या पढ़े थे हम लोग कि a में से b का पूरा एलिमेंट निकल जाएगा और रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो a में बचा, रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो a में बचा उसी को ही हम लोग लिखेंगे a माइनस बी के केस में। मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a वाला पार्ट शेडिंग हो जाएगा, बाकी सब पार्ट निकल जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट भी निकल जा रहा है और b को भी पूरा हम लोग बाहर कर दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो सिर्फ a का पार्ट है, मतलब कि ओनली a, सिर्फ वही हमारा शेडिंग होगा, बाकी और कोई शेडिंग इसमें नहीं होगा। पर यही अगर b के लिए बात करें, b वाले कॉन्सेप्ट के लिए, तो b माइनस a के लिए सेम चीज करना है, बस उल्टा कर देना है इसको। यानी कि ये a और ये b, यहाँ ठीक है, यूनिवर्सल। अब क्या करना है इसमें, ये a था और ये b था, सेटिंग सिर्फ और सिर्फ b वाले पार्ट को करना है, ना कि बाकी पार्ट को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक, b माइनस a के लिए वेन डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब और भी हमारे पास एक दो है, उसको भी देख लेते हैं। ऊपर वाला रब कर देना, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इस वाले पार्ट को। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ रहा है वो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए। चौथा नंबर पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए जो वेन डायग्राम हमारे पास ड्रॉ होगा वो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। क्या करना था हमें, ए एक सेट है, ठीक है, उसे क्या करना है, यूनिवर्सल में से निकाल देना है। मतलब यूनिवर्सल में से इस एरिया को निकाल देंगे तो बाकी पूरा सेटिंग हो जाएगा, मतलब बाकी पूरा यूनिवर्सल बचेगा। तो ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा सेटिंग, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटिंग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है इसके लिए कॉन्सेप्ट, कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे करके लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया इसका कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट बचा हमारे पास डिसजॉइन ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइन सेट में हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिसजॉइन सेट में सिर्फ और सिर्फ डिसजॉइन सेट में क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए को, देखिए ए एक सेट है और बी एक सेट है, ठीक है। ए एक सेट है और बी एक सेट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन जीरो। तो यानी कि हमारे पास ए अलग बी अलग, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ए और बी अलग। तो ये हमारे पास हो गया डिसजॉइन ऑफ टू सेट, मतलब ए पूरा ही पूरा रह जाएगा, बी पूरा ही पूरा रह जाएगा। तो ये हमारे पास डिसजॉइन ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट आया। डिसजॉइन ऑफ टू सेट का कॉन्सेप्ट में हम लोग लिखे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डिसजॉइन ऑफ टू सेट में सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग करके छोड़ देंगे। दैट मीन्स इसे हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट, ये डिसजॉइन ऑफ टू सेट के लिए। और यहाँ हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए। तो ये हो गया हमारे पास सेट का वेन डायग्राम। एक और बच गया हमारे पास वेन डायग्राम में, जो कि है हमारे पास सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट में, ठीक है, हम लोग कैसे करके करेंगे, ठीक है, ये वाला कोर्स कैसे करके करेंगे, देखिए आप लोग किस तरह से करके सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट में निकालना है। तो हम लोग उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग इसे नोट डाउन करके पूरा इसी तरह के वे में इसको रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आने वाला है। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहां पे भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज पड़ेगा, इस वेन डायग्राम का। एक और वेन डायग्राम है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इस नीचे का रब कर देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नीचे का दो पार्ट को रब कर दे रहा है, मतलब यूनियन इंटरसेक्शन को रब कर दे रहा है। देखिए लास्ट जो पार्ट था हमारे पास वो है
सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में हम लोग का वेन डायग्राम कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, A डेल्टा B इज इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, इसका डायग्राम हम लोग कैसे करके ड्रॉ करेंगे देखिए। मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी कि इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, A B, ये यूनिवर्सल। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ A B। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट को ही सेटिंग कर देना है, बाकी पार्ट को सेट नहीं करना है। मतलब कि ये जो बीच वाला हमारा पार्ट है ये सेटिंग में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास A और B सेटिंग हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास A माइनस B यूनियन B माइनस A, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो यही था हमारे पास कुछ सेट का कॉन्सेप्ट। सेट के कॉन्सेप्ट में हम लोग को यही सब चीज के बारे में डिस्कस करना था, और यही था हमारा पूरा का पूरा सेट का थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। थैंक यू।